नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसी में आ जाता है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास कब हुआ था, यानी अप्लाई कब हुआ था। तो ये अप्लाई हुआ था, आपको दिख रहा होगा, 1986 में। और इसके अंतर्गत जो हमारे हेरिटेज साइट वगैरह हैं या बहुत से जो हमारे जंगल वगैरह हैं, उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से संभाल के रखने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। क्योंकि जब तक वृक्ष है तभी तक कहा जाता है जीवन है। ठीक है, क्योंकि वृक्ष ही वो चीज़ है जो पहाड़ों को ज़मीन से रोक के रखती है। वरना आपने देखा होगा उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से काफ़ी भारी भूस्खलन हो रहा है, जिसका मुख्य जो कारण है वो यही है कि जो जंगल वगैरह हैं उनका कम हो जाना। और आपने सुना भी होगा, एक चिपको आंदोलन जो चालू हुआ था वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से ही चालू हुआ था। वो इसीलिए चालू हुआ था कि वहाँ पे बाहर के लोग जा रहे थे और वृक्ष वगैरह को काट दे रहे थे, जिसकी वजह से पेड़ को काटने की वजह से वहाँ के जो पौधों की जड़ों की जो पकड़ होती है ज़मीन में वो कम हो जाती है। चूँकि आप सबको पता है कि जो हिमालय है वो सबसे यंग पर्वत श्रेणी है, सबसे जवान पर्वत श्रेणी है। तो उसकी पकड़, उसमें अभी तक पत्थर नहीं है। ठीक है, तो उसमें जो है सिर्फ तो वहाँ से उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम अप्लाई कब हुआ था, यानी कि भारत में लागू कब हुआ था। तो 1986 में लागू हुआ था। ठीक है, तो 1986 में लागू हुआ था। इसके साथ में इसमें जो कुल अध्याय, टोटल 4 अध्याय हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आईपीसी में 23 अध्याय हैं। ठीक, उसी तरीके से इसमें 4 अध्याय हैं, टोटल 26 धाराएँ हैं। मैं यहाँ पे आपको बस 5 या 6 धाराएँ बताने वाला हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बात करते हैं सबसे पहली धारा 1 सबको पता है, इसमें मैंने बताया था कि संक्षिप्त नाम एवं विस्तार हुआ करता है। उसके बाद धारा 2 में परिभाषा होती है। इसके बाद में धारा 3 में बोला गया पर्यावरण की रक्षा सुधार करने के उपाय के लिए केंद्र सरकार की शक्ति। ठीक है, ध्यान रखिएगा, धारा 3 में बोला गया है केंद्र सरकार के पास जो शक्तियाँ हैं, यानी कि पर्यावरण से संबंधित सुधार के लिए जो शक्तियाँ केंद्र सरकार की हैं। इसी के साथ धारा 5 में बोला गया है निर्देश देने की शक्ति, वो भी केंद्र सरकार के पास में होती है। और धारा 4 अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी शक्ति, ये भी केंद्र सरकार के पास में होती है। और ध्यान रखिएगा, ये पर्यावरण का जो संरक्षण जो नियम है या पर्यावरण संरक्षण जो विषय है वो केंद्र सूची का विषय। ध्यान रखिएगा, जो विषय केंद्र सूची का होता है उस पर कानून भी सिर्फ केंद्र सरकार ही बनाती है। इसी के साथ में बात करते हैं धारा 5 क, ये बाद में जोड़ी गई। ध्यान रखिएगा, धारा 5 क, इसमें राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी बात की गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसी में से यदि क्वेश्चन पूछा गया तो इसी में से पूछा जाए, क्योंकि अभी हाल ही में एनजीटी काफ़ी सुर्खियों में रही है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, तो इसका जो गठन हुआ था वो सन 2010 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली में, और इसके क्षेत्रीय मुख्यालय हैं कुछ, जो एक भोपाल में है, एक पुणे में है, एक कोलकाता में है, एक चेन्नई में। आप लोकेशन के अकॉर्डिंग इसको ध्यान रख सकते हैं। जो इसका मुख्यालय दिल्ली में, भारत का मैप एक बार आप माइंड में लाइएगा। इसके बाद में साउथ में, सबसे साउथ में चले जाइएगा आप। ठीक है, तो साउथ में सबसे नीचे जाएंगे तो जनरली पूना, जो महाराष्ट्र में एक जगह है पुणे, जहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनी जो राजनीतिक यात्रा स्टार्ट की थी। ठीक है, तो पुणे में एक वो है इसका मुख्यालय या क्षेत्रीय मुख्यालय कह सकते हैं आप इसको। इसके बाद में जब पश्चिमी भारत में जाएंगे तो ये पश्चिमी भारत की ही है, और मध्य भारत में भोपाल में हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश की कैपिटल है। इसके बाद में पूर्व की तरफ जब आप जाएंगे तो कोलकाता में इसका एक मुख्यालय हो जाएगा। इसी के साथ में जब पूर्वी दक्षिणी भाग में जाएंगे तो चेन्नई में इसका मुख्यालय मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ से बात जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो एनजीटी आया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, एनजीटी सबसे पहले न्यूजीलैंड में लाया गया था। यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो स्टार्टिंग हुई थी, जो प्रादुर्भाव हुआ था, वो न्यूजीलैंड से हुआ था। इसके बाद में न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया ने लिया, और भारत में इसके बाद में तीसरे नंबर पे भारत ने एनजीटी का प्रादुर्भाव किया, अपने यहाँ पे एनजीटी को अप्लाई किया। ठीक है, अब बात करते हैं एनजीटी को क्या क्या पावन है। जैसा कि आपको पता है कि पर्यावरण से संबंधित कोई भी मुकदमा होगा ना, तो वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सुना जाएगा। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है, हाई कोर्ट में भी जा सकता है, किंतु सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बहुत अधिक केस होने की वजह से उन सभी मुकदमों को एक अलग एनजीटी, एक अलग कह सकते हैं कोर्ट ही बना दिया गया है, जिसमें ये सारे मुकदमे सुने जाते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण इसमें सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं आप पर्यावरण से ही संबंधित मुकदमे सुने जाते हैं। ठीक है, एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में। तो एनजीटी में को जो शक्तियाँ हैं, यानी कि मैंने आपको बताया था, चूँकि ये कोर्ट
की तरह काम करता है, तो इसको हाई कोर्ट के बराबर शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। और इसके जो मतलब कहीं ना कहीं ये जो दंड दे सकता है वो 3 साल तक का दंड दे सकता है, प्लस 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी किसी भी संस्था पे लगा सकता है। ये इसकी कुछ एक स्पेशल पावर है कि किसी भी संस्था पे 10 करोड़ तक का जुर्माना लगा सकता है, ठीक है। और बात करते हैं कि जो कॉरपोरेट साइट्स वगैरह होती हैं, जो कॉरपोरेट कंपनियां होती हैं, उनको ऊपर यदि ये ब्लेम लगा दिया जाता है कि कॉरपोरेट कंपनी को है वो कहीं पे भी विकास कर रही है और उसके विकास की वजह से कहीं पे जंगल वगैरह का काट रहा है, तो वो कॉरपोरेट जो कंपनियां हैं उनके ऊपर 25 साल तक का जो है जुर्माना लगा सकता है कि 25 साल तक उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं कि एनजीटी का जो वो होता है मतलब कह सकते हैं पैनल, ठीक है, इसमें कितने लोग होते हैं, तो भाई ध्यान रखिएगा एनजीटी के जो कुल सदस्य संख्या होती है एनजीटी में, वो 20 सदस्य होते हैं, ठीक है। एनजीटी में 20 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 न्यायिक क्षेत्र से आते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं पूर्व न्यायाधीश या पूर्व कह सकते हैं वकील वगैरह होंगे, और 10 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पर्यावरण संबंधित मुद्दों से सारी A to Z जो भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए वो सारी होती है। तो 10 न्यायिक क्षेत्र से आ जाएंगे और 10 ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको पर्यावरण से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो अध्यक्ष होता है, ध्यान रखिएगा आपसे जनरली अध्यक्ष ही पूछा जाएगा कि एनजीटी का अध्यक्ष कौन होता है। तो भाई एनजीटी का जो अध्यक्ष होगा वो सुप्रीम कोर्ट का कोई पूर्व न्यायाधीश, ध्यान रखिएगा यहाँ पे पूर्व न्यायाधीश है, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश नहीं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी पूर्व न्यायाधीश, जैसे हमारे अभी सुप्रीम कोर्ट में 34 जजेस हैं, ठीक है, तो उन 34 जजों में सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उनको छोड़ के कोई भी जो न्यायाधीश होगा वो जब रिटायर हो जाएगा तो उसको एनजीटी का अध्यक्ष बना दिया जा सकता है, ठीक है। और ये बनाया जाता है राष्ट्रपति के कहने पे बनाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, मैंने आपको बताया था ना इसमें जो भी केसेस वगैरह होते हैं वो अधिक से अधिक बहुत ज़्यादा 6 महीने लटकाए जाते हैं। 6 महीने के अंदर किसी भी केस पे एनजीटी फैसला सुना देती है, ठीक है। इस वजह से इसको अलग से बनाया गया है और इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से संबंधित मुद्दे ही लाए जाते हैं, ठीक है। तो जब सिर्फ पर्यावरण से संबंधित मुद्दे ही होंगे तो वहाँ पे ज़्यादा समय वैसे भी नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी इसकी टाइम लाइन है कि एनजीटी में यदि कोई वाद आ जाता है, कोई मतलब केस आ जाता है, तो उसको 6 महीने से अधिक एनजीटी के जो न्यायालय होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल उसमें नहीं रखा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं एनजीटी के अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष या द्वितीय अध्यक्ष या वर्तमान में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, ये आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात, दूसरी बात, जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय और ध्यान रखिएगा उस समय का जो अध्यक्ष है एनजीटी का वो कौन है। फिलहाल मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ कि एनजीटी के जो प्रथम अध्यक्ष थे, चूंकि ये 2010 में ही लागू हुई थी, ठीक है, तो लोकेश्वर कुमार जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे और द्वितीय अध्यक्ष एनजीटी के थे स्वतंत्र कुमार जी, और वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल जी एनजीटी के अध्यक्ष हैं। हालांकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे उस समय एक बार देख लीजिएगा कि उस समय तत्कालीन अध्यक्ष कौन है। तो ध्यान रखिएगा 3 क्वेश्चन हो गए, प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर, द्वितीय स्वतंत्र और तृतीय आदर्श कुमार गोयल, ठीक है। इसी के साथ में बात आती है एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है, यूएनईपी। इसका जो मुख्यालय नैरोबी में है और इसको ग्लोबल 500 पुरस्कार जो दिया जाता है वो यही वाली संस्था देती है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, ठीक है। इसके साथ में एक और आ जाता है स्वतंत्र पर्यावरण का अधिकार, जो कि आप सबको पता है कि हमारा जो संविधान है, संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, उसी में ये आ जाता है कि जब आप शुद्ध वायु लेंगे या शुद्ध वातावरण में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जीने की आज़ादी मिल जाएगी। अब कहा जाता है ना कि यदि कोई व्यक्ति को जीने की आज़ादी पे उसके मतलब कंट्रोल किया जा रहा है तो उसके पर्यावरण में वायु मतलब जैसे कि अभी नॉर्मल हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेके ही हम सारे जीवित हैं, लेकिन वही ऑक्सीजन की जगह यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेने लगे तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आई? वो पर्यावरण में मिलाई गई। तो पर्यावरण जब स्वच्छ होगा तो उसके साथ ही ऑटोमेटिकली हमें आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अपने आप ही मिल जाता है, ठीक है, या इसके तहत इसको मिलता है, कुछ भी कह सकते हैं आप, दोनों एक दूसरे के मतलब कह सकते हैं वो है, ठीक है। अब बात करते हैं कि पर्यावरण संरक्षण जो शब्द था ये जब हमारा अनुच्छेद मतलब हमारा भारतीय संविधान लागू किया गया था उस समय ये संविधान में नहीं था, लेकिन आर्टिकल 42 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 42 था, यानी 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में लाया गया था, उस समय पहली बार पर्यावरण संरक्षण नाम जोड़ा गया। और इसी के साथ में आर्टिकल 48A में डीपीएसपी के तहत इस शब्द को जोड़ा गया कि राज्यों का कर्तव्य होगा कि वो अपने यहाँ के पर्यावरण के जो वन्य वगैरह हैं यानी वन है या जीव हैं उनको सहेज के रखे, उनको बचाने का कार्य करेगी, ठीक है। इसी के साथ में आर्टिकल 51 अल्फा का जी
इसमें मूल कर्तव्य जो बताए गए हैं भारत के नागरिकों को, उसमें भी बताया गया है यदि आप भारत के नागरिक हैं तो ये आपका मूल कर्तव्य होगा। हालांकि मूल कर्तव्य फोर्सेबल नहीं है, मतलब ज़रूरी नहीं कि आप उनको अपने जीवन में, दैहिक जीवन में लागू करें, लेकिन हाँ यदि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो आपको ऐसा करना चाहिए। ये मतलब आर्टिकल 51 में सीधा कहा गया है, ठीक है। तो यदि कहने का मतलब ये है कि आर्टिकल 51 अल्फा का जी में ये सीधा सीधा बोला गया, मूल कर्तव्य में पर्यावरण संरक्षण करने का अधिकार हर भारतीय नागरिक को है और उसको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। लेकिन यदि वो ऐसा नहीं करता है तो वो दंडनीय नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इसकी धारा 25, मैंने आपको बताया था टोटल 26 धाराएं, जो कि 5 धाराएं मैं आपको यहाँ पे बता चुका था पीछे, 1 से लेके 5 का क तक। अब बात करते हैं धारा 25। धारा 25 में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति मैंने आपको बताया था। ये किसी भी विषय पे नियम बना सकती है, चाहे केंद्र सरकार मतलब पर्यावरण संरक्षण हो या फिर वन्य जीव संरक्षण हो, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 26। इस अधिनियम के अंतर्गत या इस धारा के अंतर्गत बनाए गए सभी नियमों को विश्व के सामने रखना, यानी कि धारा 26 ये बोल रही है कि भारत में यदि पर्यावरण से संबंधित कोई भी नियम बनाया गया है तो उसको विश्व पटल पर रखना पड़ेगा, ठीक। या नहीं भी रखेंगे तो भी जरूरी नहीं, लेकिन आर्टिकल मतलब धारा 26 के तहत ये बताया गया है कि इसको विश्व पटल पर रखा जाएगा, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार, इसको तो ध्यान करने की जरूरत ही नहीं है। अब बात करते हैं धारा 2 में परिभाषा, ये भी ध्यान रखने की बात नहीं है। बात करते हैं धारा 3 पर्यावरण की सुरक्षा सुधार करने के उपाय के लिए केंद्र सरकार की शक्ति, ध्यान रखिएगा। धारा 3 में भी सेम ही है और धारा 25 में भी सेम यही है, लेकिन इसमें एक बात बोल दी गई है पर्यावरण की सुरक्षा, लेकिन और उसमें सुधार, लेकिन वहाँ पे वन्य जीव की सुरक्षा और सुधार दोनों वर्ड जोड़े गए, वन्य जीव और पर्यावरण दोनों। धारा 15 में बात करते हैं धारा 4 अधिकारियों को नियुक्त करने एवं उनकी शक्तियाँ, यानी कि जैसे कि कल को आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर बना के किसी भी फॉरेस्ट में, किसी भी वन में पोस्ट कर दिया जाता है तो वो कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी, और आपको जो शक्तियाँ प्रदान की जाएंगी वो भी केंद्र सरकार ही आपको प्रदान करेगी, ठीक। तो ये धारा 4 के तहत आता है। इसके बाद में धारा 5 निर्देश देने की शक्ति, जैसे कि केंद्र सरकार की तरफ से यदि निर्देश दिया जाता है तो केंद्र सरकार के निर्देश देने की शक्ति। सेकंड, आप यदि ऑफिसर बन के जाते हो तो आप वहाँ के लोगों को जो निर्देश देंगे उसकी शक्तियाँ भी धारा 5 के तहत ही आपको प्रदान की जाएंगी, ठीक है। धारा 5 का काम है NGT है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यदि क्वेश्चन NGT मतलब पर्यावरण संरक्षण से यदि क्वेश्चन आया तो NGT से आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें मैंने बताया टोटल 20 सदस्य होते हैं, 10 न्यायिक उससे आते हैं मतलब बैकग्राउंड से, और 10 जिनको पर्यावरण की नॉलेज हो खूब दबा के। बात करते हैं इसमें NGT में 6 महीने तक अंतिम समय होता है, 6 महीने के अंदर फैसला सुना दिया जाता है। NGT सबसे पहले न्यूजीलैंड में आया, फिर ऑस्ट्रेलिया में आया, फिर भारत में आया, ठीक है। NGT का पूरा नाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय हरित अधिकरण। आपने जो मतलब नोएडा एक्सप्रेस वे वगैरह पे निकले होंगे तो वहाँ पे NGT के काफ़ी बोर्ड लगे, आपने देखा होगा यदि आप में से कोई इधर आया है तो, ठीक है। अब इसी के साथ में कुछ अलग से क्वेश्चन हैं जिनको मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था, जैसे आपको यहाँ पे लिखा है पर्यावरण संरक्षण केंद्र सूची का विषय, ठीक है, मैंने आपको बता चुका हूँ। इसी के साथ में यूपी का पहला राष्ट्रीय उद्यान, आप सबको पता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, आप सबने पढ़ रखा है, लखीमपुर खीरी में ये है। इसी के साथ में यूपी का पहला वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य वो होता है जहाँ पे सिर्फ जंगली मतलब जो जानवर वगैरह होते हैं, जैसे जो सेम चिड़ियाघर का होता है वही वन्य जीव अभ्यारण्य होता है। लेकिन क्या होता है, चिड़ियाघर में शेर को या कोई भी जानवर हो उसको एक उसके कटघरे में या उसकी कह सकते हैं जेल में बंद करके रखा जाता है लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन वन्य जीव जो अभ्यारण्य होता है वहाँ पे उनको पूरा जंगल का माहौल ही मिलता है। वहाँ पे यदि शेर चाहे तो किसी को मार के खा सकता है। अभी रिसेंटली बिहार का एक सीन हुआ था जिसमें एक लड़की मतलब एक महावत बिठा के जा रहा था, मतलब पीछे उसके हाथी के ऊपर, हाथी को जो चलाता था उसके ड्राइवर को महावत बोला जाता है, ठीक है। तो वो किसी वन्य जीव से निकल रहा था, किसी जंगल से, वहीं पे मतलब दिखाया जा रहा था। तो पीछे हाथी पे मतलब जो देखने वाले लोग होते हैं, मतलब जैसे कि कल को मैं जाऊंगा घूमने तो बोल सकते हैं, तो वो लोग थे। तो शेर ने इस तरफ से छलांग मारी और उस महावत का हाथ काट के ले गया, दूसरी तरफ कूद गया। तो ये कहो महावत था तो उसने बचा लिया, सिर्फ उसका हाथ गया, बाकी अगर कोई नॉर्मल पब्लिक होती तो वो गर्दन दंदी काट के निकाल ले जाता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मतलब वन्य जीव अभ्यारण्य में उनको बस जंगल जैसा माहौल पूरा दिया जाता है सभी मतलब जानवरों को। तो ये होता है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो उत्तर प्रदेश का, चूँकि आप उत्तर प्रदेश का एग्जाम दे रहे हैं इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
चूँकि ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम है इसलिए आपसे उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश का जो वन्यजीव अभ्यारण्य है पहला, वो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि चंदौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ठीक है। इसी के साथ में भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चूँकि ध्यान रखिएगा, भारत में अंग्रेजों के समय में पहला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, जो आज के समय में जिसको बोला जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आज के समय में उत्तराखंड में पहुंच गया है, ठीक है। लेकिन जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और 1936 में इसका नाम हैली नेशनल पार्क रखा गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चूँकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया, इस वजह से ये जो राष्ट्रीय उद्यान है वो अभी उत्तराखंड में पहुंच गया है और अब इसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रख दिया गया है, ठीक है। तो ये कुछ विषय थे। इसी के साथ में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, एक ही मतलब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है, ये 1972 में लागू किया गया था देश के ऊपर। इनमें 6 अनुसूचियाँ हैं। इसके साथ में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो 1980 में आया था, इसी के साथ जैव विविधता संरक्षण अधिनियम ये 2002 में आया था। इसी के साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में आया था, जो मैंने आज आपको पढ़ाया। इसके साथ में कुछ ये क्वेश्चंस हैं जिसमें इंपॉर्टेंट डेज वगैरह बताए गए, जिसमें पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, विश्व पक्षी दिवस 8 मई, जैव विविधता दिवस 22 मई, विश्व कछुआ दिवस 23 मई, विश्व वन्य जीव दिवस 1 अक्टूबर, विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर, विश्व शाकाहार दिवस 6 अक्टूबर, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, विश्व जनसंख्या दिवस 16 जुलाई, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विश्व पक्षी दिवस था। इसी के साथ में विश्व तंबाकू रोधी दिवस 21 मई और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर मनाया जाता है, ठीक है। तो हो गया यहाँ तक आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे वीडियो में, लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।